फॉर्म सबमिशन हो चुकी है, अब मैं काम करते जा रहा हूँ। तो पासिंग क्राइटेरिया वो 75%, 9 मंथ्स जो होंगे 2 इयर्स में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है और मैं डाव हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर काम करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम एक सेमी मेडिकल में डॉक्टर हसन को अपनी पेश की खिदमत में लेकर आए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों के ऊपर। डॉक्टर हसन, आप अपने बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे पहले, ताकि हम आगे बढ़ सकें? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हसन है और मैं कंसल्टेंट हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, और मैंने FCPS किया है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, और इस वक्त मैं डाव यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है FCPS, जो पाकिस्तान में एक रेजिडेंसी एग्ज़ाम है जिसके बारे में बहुत सारे सवालात हैं लोगों के, जिनको आज हम कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें। तो डॉक्टर हसन, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं तो और कुछ लोगों को FCPS का बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि FCPS होता क्या है और वो कितना ज़रूरी है। FCPS बेसिकली एक फेलोशिप एग्ज़ाम है जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान से कंडक्ट करता है। इसके 2 स्टेप्स होते हैं मेनली, एक FCPS पार्ट 1 होता है और एक एग्जैक्ट एग्ज़ाम होता है जिसको FCPS पार्ट 2 कहते हैं। जब आप FCPS पार्ट 2 को पास कर लेते हैं तो आपको कंसल्टेंट का अवार्ड दिया जाता है और आप उस फील्ड में एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। ठीक। अब चलो ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि ना आप ये एक रेजिडेंसी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आप फर्दर आगे जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ना ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है, एलिजिबल कौन होते हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका जो है वो ये है कि आपके पास MBBS या BDS की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपके पास 1 ईयर ऑफ हाउस जॉब होनी चाहिए, और हाउस जॉब के एंड डेट से जो आपका एग्ज़ाम का डेट जो है उसके बीच में 1 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए। सही। आगे अब चलें, आहिस्ता 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 हम इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं अपने पास। अब लोगों के जो सवालात हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इसका कंटेंट क्या होता है, मतलब कि ये किस तरह डिवाइड होता है, FCPS कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? बेसिकली FCPS जो है उसका FCPS पार्ट 1 पहला एग्ज़ाम होता है। जब आप अपनी हाउस जॉब को कंप्लीट करते हैं उसके बाद 1 मंथ के गैप के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो पार्ट 1 देने के लिए। जब आप पार्ट 1 देते हो, पार्ट 1 के अंदर बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं, पेपर A और पेपर B। ईच पेपर जो होता है उसमें 100 MCQs होते हैं, और उसके बाद फिर जब आपका रिजल्ट आता है, आप पास होते हो, फिर आप अपनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो, इंडक्ट होते हो किसी भी प्रोग्राम के अंदर। जब आपकी रेजिडेंसी कंप्लीट हो जाती है, वो या तो 5 इयर्स की रेजिडेंसी होगी या 4 इयर्स की रेजिडेंसी होगी। जब वो कंप्लीट होगी तो तब आप देंगे FCPS पार्ट 2 का एग्ज़ाम। इन दोनों के बीच में एक, जब आपकी 2 इयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद एक और एग्ज़ाम होगा जिसका नाम है इंटरमीडिएट मॉड्यूल। तो ये 3 एग्ज़ाम्स बेसिकली आपको इस पूरे प्रोसेस में देने होंगे। सही। अब जिसमें आपने बोला कि ना एक 4 साल का प्रोग्राम होता है, एक 5 साल का प्रोग्राम होता है, तो टोटल कितने FCPS के प्रोग्राम्स हैं जिसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल? बेसिकली 73 स्पेशलिटीज़ जो हैं वो कैटर करता है कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान, जिसके अंदर FCPS की डिग्री आप हासिल कर सकते हैं। जब आप FCPS पार्ट 1 देते हैं तो उसके अंदर 11 स्पेशलिटीज़ होती हैं जिसके अंदर आप FCPS पार्ट 1 दे सकते हैं। अब ये जो 11 ये स्पेशलिटीज़ हैं जिसको फिर आप फर्दर सब डिवाइड किया जाता है और उससे फिर सब स्पेशलिटीज़ बनती हैं। जो 11 मेजर जो स्पेशलिटीज़ हैं जिसके अंदर आप अपीयर हो सकते हो, उसमें सबसे पहले है मेडिसिन एंड अलाइड, दूसरा है सर्जिकल एंड अलाइड, तीसरा है ऑप्थल्मोलॉजी, चौथा ENT, क्लिनिकल रेडियोलॉजी, ठीक है, और उसके साथ गायनी ऑप्स है, और आपका डेंटिस्ट्री में आप दे सकते हैं, एनेस्थीसिया में आप दे सकते हैं, साइकेट्री में आप दे सकते हैं, और 2 जो है वो बेसिक मेडिकल साइंसेज की स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें कम्युनिटी मेडिसिन है और पैथोलॉजी है। फिर उसकी डिफरेंट सब स्पेशलिटीज़ होती है जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हो अपनी रेजिडेंसी। सही। अब कुछ और बातें जाननी है जिसके अंदर मैं ये जानना चाहूँगा कि ना जो जिस तरह हम देखते हैं कि ना एक फॉरेन रेजिडेंसीज होती हैं जिस तरह USMLE है या प्लेब है, तो उसके लिए बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे फोकस किया जाता है जिसके अंदर रिसर्च और इलेक्टिव्स होते हैं। ये 2 एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं उनके लिए और जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी मैं ये जानना चाहूँगा कि ना FCPS के अंदर
इन दोनों का कितना रोल है? पूरे पाकिस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोवाइड करती हैं एफसीपीएस में रेजिडेंसी, उसमें 2 से 3 प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जिनमें इन चीज़ों को देखा जाता होगा। यूजुअली जितने भी जो सेंटर्स हैं उनका एक एंट्री एग्ज़ाम होता है। अगर आप एंट्री एग्ज़ाम में मेरिट पे आओगे तो आपको रेजिडेंसी वो दे देंगे, अगर आप मेरिट पे नहीं आओगे तो आपको रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। कुछ प्रोविंसेस, जैसे आप पंजाब की अगर बात ले लें तो पंजाब में अगर आपको इंटर होना है रेजिडेंसी में और आपके रिसर्च पेपर्स हैं तो उसके उन्होंने अलग से मार्क्स रखे हुए हैं जो आपको एक एडेड एडवांटेज देते हैं। आपके ओवरऑल जो कंपाइल्ड मार्क्स बनेंगे उसमें आपको एक एडवांटेज होगा। जहाँ तक इलेक्टिव्स की बात है तो एफसीपीएस जो एंट्री है किसी भी रेजिडेंसी में, उसमें इलेक्टिव्स का कोई एडिशनल मार्क्स नहीं है कहीं पर भी, और मतलब ये किसी भी सेंटर में इसको काउंट नहीं किया जाता। सही। अब जिस तरह आपने मुझे बताया कि ना मेरी हाउस जॉब का होना बहुत ज़रूरी है एफसीपीएस के एग्ज़ाम में और 1 मंथ के बाद मैं दे सकता हूँ। तो अब हाउस जॉब में क्या होता है कि ना हमारे पास हम सारे वार्ड्स में हम नहीं कर सकते, हम लोग रोटेट नहीं कर सकते, हमारी जो रोटेशंस होती हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे मैं आज एक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन एज अ हाउस ऑफिसर रोटेट कर रहा हूँ, और एक ऐसी फील्ड है जिसमें फ्यूचर में जाकर मेरा डिसाइड होगा शायद मैं उस फील्ड में जाऊँ, लेकिन मैं उसमें रोटेट नहीं कर पाता। यहाँ पर कितनी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं? अब जिस तरह जो हाउस जॉब में आपने जिन स्पेशलिटीज़ में हाउस जॉब की है उसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट आपकी इंडक्शन के ऊपर नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन अगेन कुछ इंस्टीट्यूट्स होती हैं, जिस तरह आप अगर किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में उस डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ है और वहाँ का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो आपको रिकमेंड कर दे फॉर दैट सीट, तो उससे आपको एक एडेड एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिस स्पेशलिटी में आपने जाना है उसमें आपने हाउस जॉब भी करनी है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सही। अब ये पूछना था आपसे कि कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं और कि जिनको यूज़ करके एफसीपीएस पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया जा सकता है, और टोटल प्रेप टाइम कितना होना चाहिए? बेसिकली एफसीपीएस पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो स्पेशलिटी बेस्ड होता है। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपने किस स्पेशलिटी में एफसीपीएस पार्ट 1 का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड होगा। अगर फर्ज करें आप सर्जरी एंड अलाइड में एफसीपीएस पार्ट 1 देना चाहते हैं तो आपकी जो भी तैयारी होगी वो आपको अकॉर्डिंगली करनी होगी। उसकी कुछ एमसीक्यूज़ की बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, कुछ जो है नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। अब आजकल जो है मोबाइल ऐप्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बुक्स जो रिकमेंडेड होती हैं वो जिस स्पेशलिटी को आप ऑप्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। यूजुअली जो आपने प्रिपरेशन टाइम का पूछा है तो अराउंड जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको 3 to 4 months जो है वो अगर अच्छे से पढ़ाई करें और सिर्फ पढ़ाई पे ही कंसंट्रेट करें, साथ में एडिशनल कोई जॉब वगैरह ना करें, तो उनका यूजुअली फर्स्ट अटैम्प्ट में एफसीपीएस पार्ट 1 क्लियर हो जाता है। लेकिन अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितनी एफर्ट डाल सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 1 month बाद एफसीपीएस पार्ट 1 देते हैं और क्लियर हो जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें जानना चाहता हूँ कि ना एक साल में कितनी अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, मतलब कि ना कितने एग्जाम्स होते हैं और कितनी अटैम्प्ट्स दे सकते हैं? बेसिकली जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान है वो साल में 4 दफ़ा कंडक्ट कराता है एफसीपीएस पार्ट 1 का एग्ज़ाम, जिसमें एक एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में होता है, एक मई में होता है, एक अगस्त में होता है और एक नवंबर में होता है। ये जो 4 एग्ज़ाम होते हैं इनमें से कोई एक जो कैंडिडेट है वो साल में 3 एग्ज़ाम्स दे सकता है। अगर वो खुदा न खास्ता फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाए तो उसके बाद वो 2 एग्ज़ाम्स ईच ईयर वो दे सकता है, टोटल नंबर 3 दे सकता है एक साल के अंदर। अच्छा, जो ये 4 दफ़ा जो एग्ज़ाम सीपीएसपी कंडक्ट करता है इसमें 2 दफ़ा साल में 2 दफ़ा इंटरनेशनली भी कंडक्ट करता है, जिसमें वो सऊदी अरब में कंडक्ट कराता है और नेपाल में कंडक्ट करवाता है। तो ये साल में 2 दफ़ा इंटरनेशनल भी कंडक्ट कराता है। सही। अब जिस तरह आपने बात की ना इंटरनेशनली सऊदीया और नेपाल की, तो पाकिस्तान में क्या ऐसा होता है कि ना सिर्फ कराची में सेंटर्स हैं जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं, या हैदराबाद में, या फिर दूसरे सिटीज़ के अंदर कोई स्पेसिफिक सेंटर्स हैं? एग्ज़ाम सेंटर्स जो होते हैं वो जितने भी मेजर सिटीज़ हैं सब के अंदर एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं और वो सब की रीच में होते हैं, और सबका जितने भी सेंटर्स होते हैं उनका एग्ज़ाम एक ही टाइम पे होता है और एक ही पैटर्न पे होता है और एक ही क्वेश्चन पेपर होता है।
और इसमें दूसरी जो बात है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि अब कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ने अपने आप को डिजिटलाइज कर दिया है और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। और आप जाएंगे जो भी CPSP का जो सेंटर होगा, जैसा कराची में उनका हेड ऑफिस है, तो आप अगर कराची में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जाएंगे वहाँ पे उनका अपना लैपटॉप होगा, उसके ऊपर जो है वो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कर पाएंगे। सही। अब जिस आपने बात की ना कि FCPS के अब इतने एग्ज़ाम्स होते हैं और सेंटर्स हैं। अब होता ये है कि ना जब सेंटर्स हैं तो कुछ लिमिटेड सीट्स भी होती होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैंने बोला मैं बुक कर लेता हूँ एक सीट, लेकिन क्या होता है मैं जो पहली वाली सीट थी उसमें मैं नहीं कर पाता। तो अब वो जो दूसरे ऑप्शन मेरे पास मौजूद थे साल में 3 वाले, अब वो क्या स्टिल अवेलेबल हैं या फिर मुझे स्टार्ट से सारी सीट्स बुक करनी होंगी? बेसिकली जो स्लॉट्स होती हैं एग्ज़ाम के लिए, CPSP जो है वो पार्ट 1 से बहुत पहले अपनी एडवर्टाइजमेंट इशू कर देता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वो अकॉर्डिंगली अपने जितने भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन चीज़ों को पूरा कर देता है। तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होता जो एलिजिबल हो एग्ज़ाम के लिए और वो अपनी एग्ज़ाम की जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर कर चुका, और सबको अलाउ करते हैं वो एग्ज़ाम में सिट करने के लिए। तो कोई सीट लिमिटेशन नहीं है इसके अंदर। सही। चलिए ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ना मैंने पार्ट 1 में मैंने एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि CPSP जो है वो FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम साल में 4 दफ़ा लेती है, और जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं जो ऑफ़र करते हैं उस स्पेशलिटी को, उसके अंदर इंडक्शन साल में 2 दफ़ा होती है। एक जो इंडक्शन होती है वो दिसंबर और जनवरी सेशन में होती है, दूसरी इंडक्शन जो होती है वो जून और जुलाई सेशन में होती है। तो अब साल में 2 दफ़ा ही आप किसी भी प्रोग्राम में इंडक्ट हो सकते हो फॉर योर ट्रेनिंग। तो उस ट्रेनिंग को फिर डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान के किस हिस्से में काम करते हो, कौन से प्रोविंस से आपका ताल्लुक़ है, आप कहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हो, और उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो एंट्री टेस्ट ऑफ़र करती हैं, वो आपका एंट्री टेस्ट लेती हैं, आप एंट्री टेस्ट देते हो, आप मेरिट पे आते हो। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसी होती हैं जो आपका जो 5 साल का जो MBBS के मार्क्स होते हैं उनको कंपाइल करती हैं, उसके अंदर कुछ रिसर्च के मार्क्स होते हैं, और अगेन जो आपके हाउस जॉब जो अगर आपने पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में की हो तो उसके भी एडिशनल मार्क्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं। सही। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जिस तरह हमारे पास हाउस जॉब 2 किस्म की होती हैं। एक आप किसी प्राइवेट इदारे में करते हो, दूसरा किसी गवर्नमेंट इदारे में पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में आप करते हो। तो अब इसके बाद जब आगे बंदा जब परस्यू करता है करियर, तो उसकी CV में लिखा जाता है कि ना भाई इसने यहाँ पर हाउस जॉब की है। इस चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ता है रेजिडेंसी के ऊपर? रेजिडेंसी बेसिकली जितने भी जो इंस्टीट्यूट्स होती हैं जिनको CPSP रिकॉग्नाइज करता है रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए, उनके कुछ सेट रूल्स हैं। वो देखती हैं कि इस इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ़ बेड्स कितने हैं, इसका जो है पेशेंट टर्नओवर कितना है, इसमें कितनी सर्जरीज होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें किसी भी सर्जिकल स्पेशलिटी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ों को देख के रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो उनका जो मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर वो कोई भी इंस्टीट्यूट मीट कर रही होती है तो उसी को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। अब जो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, कुछ लोग जो है वो प्रेफर करते हैं जो हाई वॉल्यूम सेंटर्स होते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। किसी भी जगह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, तो वो उसे प्रेफर करते हैं कि उसमें हाई वॉल्यूम होगा, हमें ज़्यादा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी, ज़्यादा पेशेंट्स से इंटरेक्शन होगा। और कुछ लोग जो है ऑन द अदर हैंड वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो लोग उसे प्रेफर करते हैं, उनकी रीज़न ये होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेसिकली जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं वो उनको पसंद करते हैं, या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो टीचिंग मेथडोलॉजी होती है उसको पसंद करते हैं, या फिर जितनी भी जो प्राइवेट सेटअप्स होते हैं यूजुअली उनके अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादा सुपरवाइज्ड होती है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। तो ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, और जो भी आप जिस भी हिस्से से आप ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान में, तो आपको ज़्यादा आइडिया होता है कि उस जगह में कौन सी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे टीचिंग के क्या मौके हैं। अब जिस तरह आपने बात की कि हेल्थ केयर सेटअप है पाकिस्तान के अंदर, और डिफरेंट लोग जो हैं डिवाइड हो जाते हैं हेल्थ केयर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब एक हमारे पास रेजिडेंट है जो कि एक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में काम करता आ रहा था। वहाँ पर डिफरेंट रूल्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे थे। अब वो एक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में उसकी इंडक्शन होने वाली है, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है?
जहाँ पर भी आप नई जगह पे जाते हैं और काम करना शुरू करते हैं, इनिशियली आपको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, उस सिस्टम को समझने में, वहाँ के प्रोटोकॉल समझने में। लेकिन यूजुअली जो है, आप जो देखा गया है, जो हमारे भी कलीग्स थे, तो इतना मसला नहीं होता ओवरऑल। आप विद इन अ मंथ जो है आप उस इन्वायरमेंट के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी जानना था कि पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर बात करनी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि हर एग्ज़ाम की एक पासिंग क्राइटेरिया होता है और उसको माइंड में रख कर ही प्रेप की जाती है। तो एफसीपीएस में इसमें क्या है? एफसीपीएस पार्ट 1 का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 75% मार्क्स होते हैं। अगर आपके 75% मार्क्स होंगे तो आपको पास डिक्लेयर करेंगे। ये सीपीएसपी की तरफ से जो सेट गाइडलाइंस हैं वो ये। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने ये जाननी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल 75% मेरे भी स्कोर आया है और मेरा एक और दोस्त है उसके भी हैं, और बहुत सारी जनरल पब्लिक है जो 75 प्लस स्कोर कर पा रही है। क्या कोई हाईएस्ट स्कोर का इसमें होता है? मेरिट का क्या चीज़ होती है इसमें एफसीपीएस के एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली जो सीपीएसपी जिस चीज़ को देखता है वो आपके मार्क्स को देखता है। अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आप पास डिक्लेयर होते हो। लेकिन जो सीपीएसपी का पेपर जो होता है वो जो सेट करते हैं तो उसमें हर तरह के, हर कॉग्निटिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें लेवल 1 क्वेश्चंस भी होते हैं, लेवल 2 भी होते हैं, लेवल 3 भी होते हैं। तो इतने सारे लोग जो है वो देखा ये गया है कि वो पास नहीं कर पाते। जिस तरह आप बता रहे हो, एक लिमिटेड जो होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है तो वही लोग पास करते हैं। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने ये पूछनी थी कि ना यहाँ हमारे पास डिफरेंट रेजिडेंसी ऑप्शंस होते हैं। जब एक बंदा हाउस जॉब के अंदर है या फाइनल ईयर के अंदर है तो ही स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग कि क्या क्या चीज़ें मैं आगे ज़िंदगी में करूँगा। एफसीपीएस के पास एक ऑप्शन आता है, तो ऐसी कौन सी कोई प्रोज या कोई कॉन्स होंगे जिसकी बेस पर वो एफसीपीएस को चूज़ करें और दूसरी चीज़ों को मतलब क्या वो छोड़कर वो एफसीपीएस पे अपना पूरा कैरियर का फोकस करें? तो कोई प्रोज एंड कॉन्स अगर हो सके। बेसिकली इसमें ये है कि एफसीपीएस जैसे कि आपको पता है कि वो पाकिस्तान की डिग्री है। पाकिस्तान की जो है हाईएस्ट क्लिनिकल डिग्री जो है वो सीपीएसपी ऑफर करता है इन द फॉर्म ऑफ एफसीपीएस। अब एफसीपीएस करने की प्रायोरिटीज़ हर किसी की अलग होती हैं। किसी की फैमिली के रीजंस होते हैं, किसी के फाइनेंशियल रीजंस होते हैं और किसी के और मिसलिनियस रीजंस होते हैं जो वो पाकिस्तान में रुकना चाहता है। अगर आप पाकिस्तान में रुकना चाहते हैं और पाकिस्तान में ही अपने करियर को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपके लिए एफसीपीएस जो है वो एक हाईएस्ट डिग्री है जिसको आप ले सकते हैं और उसके लिए ही आपको फोकस करना चाहिए। सही। अब जिस तरह आप कंसल्टेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप जो है आपने एफसीपीएस इस पूरे पाथवे से आप गुजर चुके हैं जो कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं, तो आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है एफसीपीएस एग्ज़ाम के हवाले से और पाकिस्तान में रेजिडेंसी के हवाले से? देखिए, मेरा पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान में जैसा कि आपने देखा होगा कि एमबीबीएस की भी टीचिंग बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और यहाँ के जितने भी जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है। सीपीएसपी जब आपको कंसल्टेंट किसी भी फील्ड में बनाता है तो वो जाहिर सी बात है उनके एक एग्रेसिव एक एवेल्युएशन टेक्निक्स हैं जिस पे वो आपको गुजारते हुए ही कंसल्टेंट बनाते हैं। तो नॉलेज वाइज जो है जो पाकिस्तान का कंसल्टेंट होता है वो यूजुअली इक्वली होता है जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स होते हैं। जहाँ रही बात जो इंटरनेशनल जो रेजिडेंसीज होती हैं उनकी जो होती हैं उनको जाहिर सी बात है वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। हम चूँकि एक डेवलपिंग नेशन है और हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ नहीं है जितनी वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो लोग मॉडर्न गैजेट्स और मॉडर्न रिसर्च में अपने आप को बहुत ज़्यादा अप टू डेट रखते हैं। अगेन ये फिर आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ और अपनी चॉइस पे होता है कि आप कहाँ पे रेजिडेंसी। जिस तरह हमने बातें की कि जिस तरह एफसीपीएस एक रेजिडेंसी प्रोग्राम है, इसी तरह और भी रेजिडेंसी प्रोग्राम होते हैं जो कि फॉरेन रेजिडेंसी प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर यूएस असेंबली है, प्लेब है। अब कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ से मतलब कि ना एमबीबीएस वगैरह करके और फिर बाहर के लिए अप्लाई करे और वहाँ पर काम करके अगर वो यहाँ पर आना चाहता है, क्या उसको एफसीपीएस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है? अब जैसे जो भी डिग्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल डिग्रीज़ हैं, फ़र्ज़ करो उसने यूएसएमएली दिया, वहाँ पे उसने रेजिडेंसी कंप्लीट की और वहाँ की जो भी हायर डिग्री है वो उसने ले ली। अब वो जब पाकिस्तान में आएगा तो उसको पीएमसी रिकॉग्नाइज़ करेगी और वो एज अ कंसल्टेंट पाकिस्तान में काम कर सकता है। जितने भी जो पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स होते हैं
उनकी एक लिस्ट है जो पीएमसी की वेबसाइट पे मौजूद है कि कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ को पीएमसी रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेशनल जो पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं। तो उसके मुताबिक ही फिर जो अगर आपकी स्पेशलिटी पीएमसी में रिकॉग्नाइज है तो यू कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट इन पाकिस्तान। सही। अब हमारे पास डिफरेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम के ऊपर हमने बात की थी। अब इन प्रोग्राम्स में मैं फोकस कर रहा था कि ना कुछ जैसे फील्ड्स हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है या फिर ऑर्थोपेडिक्स है। अब जिस तरह मुझे फ्यूचर में अपना करियर अगर ऑर्थोपेडिक्स में परस्यू करना है तो मेरे पास जनरल सर्जरी या जनरल मेडिसिन ये सारी आपने बता दी थी, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बेसिकली जब आप FCPS पार्ट 1 देते हैं तो उसकी 11 स्पेशलिटीज़ हैं और CPSP जो ओवरऑल जो स्पेशलिटीज़ ऑफर कर रहे हैं वो 73 हैं। अब मैंने जैसे बताया आपको कि ये 11 स्पेशलिटीज़ जो हैं ये मेजर स्पेशलिटीज़ हैं, बाकी स्पेशलिटीज़ इनकी सब फील्ड्स हैं या सब स्पेशलिटीज़ हैं। इसी तरह जो मेडिसिन रिलेटेड जो सब स्पेशलिटीज़ हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया CPSP ने। जैसे आप अगर जनरल मेडिसिन में आप FCPS करना चाहते हैं तो आप 4 इयर्स की रेजिडेंसी करोगे। अगर आप किसी भी सब स्पेशलिटी में रेजिडेंसी करना चाहते हैं तो आप 5 इयर्स की रेजिडेंसी करोगे। अब जो सब स्पेशलिटी है उसके फर्दर 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप A और ग्रुप B। जब आप इंडक्ट होगे किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर तो आपको जब RTMC का फॉर्म सबमिट कराओगे आप उसके अंदर आपने अपना ग्रुप बताना है कि आप ग्रुप A को ज्वाइन करोगे या ग्रुप B को ज्वाइन करोगे। ग्रुप A के अंदर जो स्पेशलिटीज़ जो मेडिसिन के अंदर हैं वो हैं कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। जो ग्रुप B है उसके अंदर जो सब स्पेशलिटीज़ हैं वो है कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और डर्माटोलॉजी। इसी तरह सर्जरी जो है, सर्जरी अगेन जनरल सर्जरी जो है वो 4 ईयर प्रोग्राम है, उसके भी अगेन 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप A ग्रुप B। दोनों ग्रुप्स के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जरी है। आप अगर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जाना चाहो तो आप कोई भी ग्रुप चूज़ कर सकते हो। जो अदर सब स्पेशलिटीज़ हैं उनके अंदर ग्रुप A के अंदर जो है वो न्यूरो सर्जरी है और आपकी प्लास्टिक सर्जरी है और यूरोलॉजी है। ग्रुप B के अंदर जो है आपकी कार्डियक सर्जरी है, थोरेसिक सर्जरी है और पीडियाट्रिक सर्जरी है। सही। अब हमने बात कर ली कि ना ये डिफरेंट हमारे पास फील्ड्स मौजूद हैं। अब होता ये है कि ना ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके पास जब कैटर हो जाती है तो एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन करवानी कहाँ होती है? FCPS के एग्ज़ाम्स के लिए मुझे एग्ज़ाम देना है तो कौन सी ऐसी वेबसाइट है, कौन से ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो कि सबमिट कराने हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है? बेसिकली जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान की वेबसाइट है CPSP की, उस पर आप जाते हैं, उसके अंदर एक अलग से सेक्शन होता है ऑनलाइन फॉर्म्स का। आप वहाँ पे जाते हैं, उसमें आप FCPS पार्ट 1 को सेलेक्ट करते हैं, उसका ऑनलाइन फॉर्म जो भी सेशन चल रहा होता है उसका ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होता है। आप उस फॉर्म के 2 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 जो है उसमें आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जैसे कि आपका नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। फिर उसके बाद जब आप उसको जब सबमिट कराते हैं तो CPSP एक आपको देता है एक प्रिंटेड फॉर्म जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं और उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो CPSP को रिक्वायर्ड है। फिर आप उन डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट कराने CPSP में, उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी को अटेस्ट कराते हैं, अपने फॉर्म को साइन करते हैं, इन सब को स्कैन करके दोबारा उसी पोर्टल पे आप सबमिट करा देते हैं। जब आप सबमिट करा देते हैं तो आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद CPSP आपको कंफर्मेशन ईमेल करता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है या नहीं हुआ। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ होता तो उसमें वो रीज़न लिखते हैं कि आपकी ये डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, विद इन ड्यू टाइम आप उन डिस्क्रिपेंसी को अपने फॉर्म में कंप्लीट करके उन्हें वापस से भेजते हैं और आपको वो एक्सेप्ट कर देते हैं। सही। इस एग्ज़ाम की कॉस्ट कितनी होती है? ये जो FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम होता है इसकी कॉस्ट होती है 15,000 रुपीज़ सही। फॉर ईच अटेम्प्ट। फॉर ईच अटेम्प्ट। सही है। और टोटल कितनी अटेम्प्ट्स आप कर सकते हैं? जैसे एक तो हमने बात करी ना साल की, ओवरऑल कितनी अटेम्प्ट? इसकी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, आप अनलिमिटेड टाइम्स जो है अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। सही। सही। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको मैं और डिस्कस करना चाहूँगा, जिसके अंदर हमने बात कर ली। मैंने पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करी, फीस जमा करा दी और मैंने पार्ट 1 क्लियर किया और इंडक्शन भी हो गई किसी हॉस्पिटल में मेरी। उसके बाद क्या होगा? बाद जब आपकी इंडक्शन हो जाएगी तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में इंडक्ट होगे उसका जो भी डीन होगा या वाइस चांसलर होगा या उस हॉस्पिटल का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होगा वो आपको एक लेटर देगा जिस पे उसने लिखा होगा कि आपको उन्होंने एक्सेप्ट किया है
वो लेटर आप सबमिट कराते हैं। एक RTMC डिपार्टमेंट है CPSP के अंदर, जो कि सब रजिस्ट्रेशन करता है। सारे जितने भी PGs होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन RTMC डिपार्टमेंट में होती है। उसका एक अलग से फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करते हैं, अपने सुपरवाइज़र से साइन कराते हैं और अपने इंस्टीट्यूट के हेड से साइन करवाते हैं, और उसके साथ अपना वो वाला लेटर जो इंस्टीट्यूट ने आपको इशू किया है उसको अटैच करते हैं और RTMC में सबमिट कराते हैं। उसकी जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी प्रोसेस होता है, अगर आपके किसी भी फॉर्म में कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो CPSP आपको इन्फॉर्म कर देती है। सही है। अब आपने बात की कि ना इंडक्शन हो गई और RTMC में भी आपकी क्या नाम है, आपने इसमें सबमिट करा एक दिया। चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हर जो भी सेशन होता है साल में 2 दफ़ा इंडक्शन होती है, उसकी एक डेडलाइन होती है। आपको CPSP में अपना फॉर्म उस डेडलाइन से पहले सबमिट कराना ही कराना होता है। अगर आप उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट कराएंगे तो आपकी रेजिडेंसी काउंट नहीं की जाएगी। वो जो वेबसाइट होती है, जो भी स्पेसिफिक सेशन होता है उसके मुताबिक CPSP अपनी वेबसाइट पे लगाती है कि क्या डेडलाइन होगी। बाज़ दफ़ा जिस तरह कोविड के डेज चल रहे थे तो बाज़ दफ़ा वो लोग अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड करते थे बिकॉज ऑफ अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी सर्कमस्टांसिस होते हैं तो वो अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड करते हैं, लेकिन यूजुअली जो उनकी डेडलाइन होती है उससे पहले पहले अपने फॉर्म को सबमिट कराना होता है। सही। FCPS पार्ट 1 क्लियर करने के बाद मैं रेजिडेंसी प्रोग्राम में इंटर होता हूँ, मैं वर्किंग कब शुरू करूँगा? आप वर्किंग मतलब मैं समझा नहीं आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा FCPS पार्ट 1 क्लियर हो गया, जी। सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इज जी। कंप्लीट, इंडक्शन इज डन, ओके। सो नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग एज अ PG, वो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आपकी इंडक्शन हुई है वो आपको स्पेसिफाई करेंगे कि विद इन 5 to 10 डेज़, मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में ये होता है कि 5 to 10 डेज़ का वो आपको टाइम देते हैं कि आप ज्वाइन करेंगे अपनी रेजिडेंसी, और उस टाइम के अंदर आपको ज्वाइन करना होता है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसी भी होती हैं कि उन्होंने आज आपको लेटर दिया और कल से आपको ज्वाइनिंग देनी होती है, तो ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वैरी करता है। सही। और इसमें RTMC का रोल है, कितना कितना रोल है? RTMC का सिर्फ एक ही रोल है कि वो आपको एक डेडलाइन देता है कि सही। इस डेडलाइन से पहले पहले आपने अपना फॉर्म CPSP को सबमिट कराना है। ठीक हो गया। सही है। सही है। इसके बाद हमारा आई स्टार्टेड वर्किंग, सारे फॉर्म सबमिशन हो चुकी है, अब मैं काम करते जा रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने बात की कि ना हमारे पास एक स्पेशलिटीज़ है और सब स्पेशलिटीज़ हैं, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, दोनों मतलब कि ना सेम कैटेगरीज में आते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट उनकी रेजिडेंसी प्रोग्राम्स होते हैं। ये इन दोनों को थोड़ा बहुत स्पेसिफाई कर देंगे, जनरल टॉक अबाउट स्पेशलिटी और सब स्पेशलिटी। बेसिकली जब आप जनरल सर्जरी की रेजिडेंसी करते हैं तो वो आपने हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने सब स्पेशलिटी में जाना है और वो सब स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, ठीक है। तो आपने शुरू के 2 साल जो रेजिडेंसी करनी होगी वो आपको जनरल सर्जरी एंड अलाइड में करनी होगी, और उसके बाद 3 साल की रेजिडेंसी आपको करनी होगी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर। अब जो 2 साल के जो इनिशियल आपके जो 2 साल के सर्जिकल ट्रेनिंग होगी उसके अंदर कुछ मंथ्स जो है वो आपने रोटेशन पे करनी होती है डिफरेंट वार्ड्स के अंदर। उसके अंदर ये है कि जिस तरह मैंने आपको ग्रुप्स पहले बताए थे, तो आपने फ़र्ज़ करें आपने ग्रुप A सेलेक्ट किया है सर्जरी का, तो आप करेंगे 3 मंथ्स ऑर्थोपेडिक सर्जरी में रोटेशन और 2 मंथ्स ईच इन न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एंड यूरोलॉजी। तो ये आपके टोटल बनेंगे 6 + 3 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स जो होंगे 2 ईयर्स में वो आपकी रोटेशन पे होंगे कि आप रोटेशन वार्ड में जाके वहाँ पे आप काम करो। सही। सही। अब फॉर एग्जांपल मैं ऑर्थोपेडिक्स के अंदर मैंने जाना है, ये सारी रोटेशंस के बाद फिर आगे किस तरीके से मैं अपना कैरियर एक स्पेसिफिक सब स्पेशलिटी में परसू करूँगा? अब यही आपने 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए, आपके 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने ये करना है कि आप जो इंडक्शन प्रोसेस है उसमें आप दोबारा इंटर हो जाएंगे। अगर आपको सब स्पेशलिटी में जाना है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं आप वहाँ पे अप्लाई करोगे। अगर वहाँ पे एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम है तो आप एंट्री टेस्ट में अपीयर होगे, फिर वही जो इंडक्शन का प्रोसेस जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है उसी ट्रैक पे आप चले जाओगे। तो जब आपकी होगी फिर अगेन आपको RTMC की रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, तो ये पूरा प्रोसेस होगा। और उसके बाद आप 3 ईयर्स फिर अपनी सब स्पेशलिटी में ट्रेनिंग करोगे। ओके। सो जब मैं FCPS पार्ट 1 का फॉर्म जमा करा रहा हूँगा तो उस टाइम में मुझे स्पेसिफाई करना है कि मुझे
सब स्पेशलिटी की स्पेसिफिक सब स्पेशलिटी में आना है, या फिर मैं मल्टीपल सब स्पेशलिटीज़ को उसमें मार्क करता हूँ कि मुझे सब आपने ग्रुप को स्पेसिफाई करना है, ग्रुप ए या बी। ग्रुप ए या बी। ठीक है। अब 2 साल बाद आप अपने ग्रुप की किसी भी स्पेशलिटी में जा सकते हैं। सही, फिर वो आप फिर दोबारा में उसके अंदर रीइंडक्शन करके और आरटीएमसी सेम प्रोसीजर अगेन। लेकिन इसमें यह होगा कि आपने जो ग्रुप सेलेक्ट किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 2 साल जनरल सर्जरी में काम किया और आपको जनरल सर्जरी बहुत अच्छी लग गई और आप चाहते हैं कि आप जनरल सर्जरी कंटिन्यू कर लें, वो अब पॉसिबल नहीं है, उस पर बैन। मतलब जैसे अगर मैंने एक दफ़ा सब स्पेशलिटी चूज़ कर ली, अब मैं स्पेशलिटी अब आप जो है जो जनरल सर्जरी वाला ट्रैक है आप उससे हट चुके हो, अब आपको स्पेशलिटी में जाना है, सब स्पेशलिटी में जाना है। समझ गया मैं, ठीक है। तो बेसिकली कि ना बहुत सोच समझ के फैसले करना है कि आपने क्या करना है आगे। हाँ, कि ताकि आप पहले से डिसाइड करके रखें, इसीलिए 2 साल का मेरे ख्याल से प्रोग्राम होता है कि ना आप उसमें रोटेट कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाए, ताकि 2 साल बाद जब आप री इंडक्शन में जाएँ तो आप उसी फील्ड को चूज़ करें जिसमें आप परस्यू करना चाहते हैं अपना करियर। सही हो गया। मैंने ये पूछना था कि ना एक जो जिस तरह सर्जन्स होते हैं, अब पाकिस्तान के अंदर मेल सर्जन्स भी हैं और फीमेल सर्जन्स भी हैं। अब फीमेल्स थोड़ा बहुत एक ये होता है कि ना क्या उनके लिए कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है या उनकी लाइफ में कितना अफेक्ट होता है एज अ सर्जन, सही है, पाकिस्तान में काम करना या फिर उस फील्ड में जाना। देखें, जो फीमेल सर्जन्स हैं वो बहुत अच्छी भी हैं, बहुत कॉम्पिटेंट फीमेल सर्जन्स होती हैं। दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को इक्वल चांसेस मिलते हैं। अगर कोई ये समझता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है या मेल डोमिनेंट स्पेशलिटी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे जो मेल डोमिनेंट अगर स्पेशलिटी, मेल डोमिनेंट तो नहीं लेकिन जिनमें मेल की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में जो लास्ट 1-2 ईयर्स हैं, इसमें काफ़ी फीमेल जो है कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी किया है और वो अपनी रेजिडेंसी कर भी रही हैं। तो मेरी नज़र में ऐसा कोई जेंडर बायस है नहीं रेजिडेंसी प्रोग्राम में, और दोनों के लिए सेम चैलेंजेस हैं, सेम ड्यूटीज़ करनी है आपने। तो वो थोड़ा सा मैनेज करना होता है कि हेक्टिक शेड्यूल है, आपकी रेजिडेंसी है, वो सफ़र ना करे, और बाकी कोई जेंडर बायस नहीं है इसके अंदर। सही। अब यहाँ पर जब हमने जेंडर्स की बात की तो मैंने ये भी पूछना है, जब आप हाउस जॉब कंप्लीट करते हो और रेजिडेंसी प्रोग्राम की तरफ जा रहे हो तो फिर एक फैमिली से भी प्रेशर आता है शादी का और उन सारी चीज़ों का। जब एक मैरिड लाइफ साथ में एक प्रोफेशनल लाइफ जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि होती हैं, इन सारी सूरत हाल में ये मेल और फीमेल दोनों की मैं बात करूँगा क्योंकि दोनों के सिनेरियो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। कितना मुश्किल होता है या फिर कितना अफेक्ट पड़ता है उनको कंटिन्यू करना, एक पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि रेजिडेंसी का पर्सनल लाइफ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है तो ये गलत होगा। रेजिडेंसी एक बहुत बड़ा टास्क है और आपको अपने, ये समझें कि आपने अपने हॉस्पिटल को 100% देना होता है, आपको अपने पेशेंट्स को 100% देना होता है। आप अगर किसी सर्जिकल स्पेशलिटी में हैं तो बाज़ दफ़ा आपको नॉर्मल डे में भी जो है रात के 11 बजे रुकना पड़ेगा, 12 बजे तक रुकना पड़ेगा, आपको बैक टू बैक कॉल्स करनी होंगी। तो जाहिर सी बात है आपकी पर्सनल लाइफ उससे अफेक्ट होती है। लेकिन आप जो है, जो लोग यूजुअली रेजिडेंसी करते हैं वो अच्छे से बैलेंस भी करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेजिडेंसी के दौरान शादी भी की और अच्छी हंसी खुशी उन्होंने अपना टाइम गुजारा। जब एक दफ़ा आपकी रेजिडेंसी कंप्लीट हो जाती है तो आपके ये वाले इश्यूज बहुत हद तक सॉल्व हो जाते हैं। सही। दूसरी चीज़ मैंने ये पूछनी थी कि ना जब आप एक अगेन प्रोफेशनल लाइफ, ये क्योंकि एक ट्रांजिशन है बहुत बड़ा कि आप स्टूडेंट से पहले हाउस जॉब करते हो तो उसमें बहुत ट्रांजिशन होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे बढ़ते रहते हो तो ट्रांजिशन बढ़ता रहता है। पीजी शिप में आकर, सही, हाउस जॉब से पीजी में जब ये पूरा एक ड्यूरेशन होता है, इसके दौरान कितनी ग्रूमिंग होती है एक डॉक्टर की? एज अ डॉक्टर आप मतलब कि ना जिस तरह होता है ना कि ना आप प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू कर देते हो, दूसरी चीज़ें करना शुरू कर देते हो, ग्रूम होती है एज अ डॉक्टर, ये कितना होता है? बेसिकली जो हाउस जॉब होता है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट होता है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट करते हो, आप चीज़ों को समझना शुरू करते हो, मुझे पेशेंट से बात कैसे करनी है, मुझे बेड साइड पे कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करना है, मुझे ऑपरेशन थिएटर में कैसे काम करना है। तो वो आपकी एक बिल्डिंग हो रही होती है जो आहिस्ता 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 आपके अंदर वो एक सेट हो जाती है। उसके बाद जब आप रेजिडेंसी में आते हो, जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर ऑफ रेजिडेंसी जो होता है, उसमें बेसिकली आप डिपार्टमेंट के सबसे जूनियर मेंबर होते हो, क्योंकि हाउस जॉब जो है वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है और रेजिडेंसी या तो 4 साल की होगी या 5 साल की होगी। तो आप उस डिपार्टमेंट के सबसे जूनियर मेंबर होते हो।
तो इनिशियली तो आपको सारी चीज़ें पेशेंट प्रिपेयर करना, उससे रिलेटेड जितने भी वार्ड के काम, वो सब आपके ऊपर होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आपका लेवल बढ़ता जाता है तो आप पे और जिम्मेदारियाँ आती हैं। जिस तरह आप जब फाइनल ईयर में पहुँचते हो आपको चीफ रेजिडेंट बना देते हैं, आपको ओवरऑल जो डिपार्टमेंट के जितने भी आपसे जूनियर्स होते हैं उनको देखना होता है, उनका रोटा बनाना होता है, और सारी जो सर्जिकल शेड्यूल्स होते हैं उनको मैनेज करना होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम आप पे प्रेशर डाला जाता है और विद टाइम ही आपको चीज़ें दी जाती हैं। अगर कोई बंदा ये समझे कि आप फर्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंसी से कोई मेजर प्रोसीजर इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर दोगे, तो जो जनरली देखा गया है ऐसा पॉसिबल होता नहीं। विद टाइम आपके अंदर मेच्योरिटी आती है, आपकी एज भी बढ़ती है, आप चीज़ों को भी समझना शुरू करते हो। सही। अब यहाँ पर इंडक्शन हो गई, हमने दोबारा भी इंडक्शन की है। अब इसके बाद पार्ट 1 हो चुका है, हम इंडक्शन है, आई एम वर्किंग, फिर क्या नाम है, आहिस्ता आहिस्ता रेजिडेंसी मेरी बढ़ रही है। पार्ट 2 में कब दे सकता हूँ? पहले तो पार्ट 2 से पहले आपने जो आपके 2 इयर्स की रेजिडेंसी होगी उसके बाद आप दोगे इंटरमीडिएट मॉड्यूल। इंटरमीडिएट मॉड्यूल जो है इसमें अपीयर होके आप इसको आप पास करोगे। ये पास करना आपको अपनी जो रिमेनिंग ट्रेनिंग है उससे पहले पहले आपने पास करना है। जब आपकी रिमेनिंग ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आप एलिजिबल होगे FCPS पार्ट 2 देने के लिए। FCPS पार्ट 2 दे के फिर आप अगर पास कर जाते तो आप कंसल्टेंट बनोगे, वरना फिर आपके पास जो है अटेम्प्ट देने के वो होते हैं, चांसेस होते हैं। इसमें ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि कुछ जो है CPSP ने अपने रूल्स चेंज किए हैं, जिसके अंदर जो है ड्यूरेशन के कितने ड्यूरेशन में आपने पार्ट 2 में एटलीस्ट वंस आपने अपीयर होना है। वैलिडिटी ऑफ FCPS पार्ट 1, तो जो 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं उनके लिए FCPS पार्ट 1 की वैलिडिटी 7 ईयर्स की है, और जो 5 ईयर्स के प्रोग्राम हैं उनके अंदर वैलिडिटी ऑफ FCPS पार्ट 1 इज़ फॉर 8 ईयर्स। तो इसमें आपने एटलीस्ट वंस जो है आपने FCPS पार्ट 2 में अपीयर होना होता है। FCPS पार्ट 2 में अपीयर होने के लिए एक रिक्वायरमेंट जो हमने डिस्कस की वो इंटरमीडिएट मॉड्यूल है। दूसरी रिक्वायरमेंट, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट आपका इंटरमीडिएट मॉड्यूल क्लियर होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट जो है वो आपका रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए। रिसर्च के 2 पाथवेज हैं। रिसर्च या तो आप डिसर्टेशन लिखते हो, पहले आप उससे पहले आप साइनॉप्सिस जो है वो CPSP को सबमिट करवाते हो, वो अगर आपके टॉपिक को अप्रूव करते हैं तो उसके ऊपर आप रिसर्च करते हो और अपनी डिसर्टेशन को पब्लिश करते हो। या दूसरा तरीका ये कि आप किसी भी इंटरनेशनल जर्नल्स में या जो जर्नल CPSP से रिकॉग्नाइज्ड हैं उनके अंदर आप 2 पेपर्स अपने पब्लिश कराओ ड्यूरिंग योर रेजिडेंसी, तो फिर आपको एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होगे पार्ट 2 के लिए। सही। सो डॉक्टर हसन, यहाँ तक मुझे लगता है कि ना मैंने काफ़ी सारे सवाल पूछे और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि ना जिनके जवाब ऑटोमेटिकली मुझे मिल गए। तो अब मैं ये चाहूँगा कि ना इस सेशन में अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मिस होगी हो और एक FCPS एस्पायरेंट जो है उसको उसकी हेल्प हो सके, वो अगर आप इनपुट अपना देना चाहें तो आप इसमें दे दें। कोई चीज़ें जो रह गई हों हम उनको डिस्कस कर लेना चाहिए था। ख्याल से हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ही डिस्कस कर ली है। ठीक है, और सही है, सही। सो गाइस, आज का ये जो सेशन है हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग FCPS आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। फिर ये जो सीरीज़ है, जो हम सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें हम यही करना चाह रहे हैं कि ना उन सारे चीज़ों को ऑन स्क्रीन लेकर आया जाए जो कि स्टूडेंट्स बोलने से डरते हैं या फिर पूछने से थोड़ा बहुत घबराते हैं। तो आपका पूछना आपका फ़र्ज़ है, बिकॉज अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर एक आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस हो सकती हैं। आप वो चीज़ छोड़ सकते हो और चेंजेस ले सकते हो अनएक्सपेक्टेडली। सबसे पहले तो बात यह है कि हम इस सेशन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और डॉक्टर हसन से इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।